स्वागत है आपका DBFC अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम लैंड की मेजरमेंट करते हैं और किस प्रकार से हम एक ही खेत में एक साल में एक से अधिक फसल पैदा कर सकते हैं, जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करके हम फसल की पैदावार ज़्यादा कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। हम आज शुरू करेंगे यहाँ से। लेट्स डिस्कस। ये आपकी जो दी गई है एक्सरसाइज है, टेबल 1.1 में दिया गया है कि किस वर्ष कितनी फसल हुई थी, उसको एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो द फॉलोइंग टेबल 1.1 शोज द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर। यानी कि आपकी ये जो टेबल दिखाई गई है, ये टेबल आपकी, इसमें यह दिखाया गया है कि आपकी जो लैंड है, जो जिसको कल्टीवेट किया गया है, यानी कि अंडर कल्टीवेशन जो लैंड है, उसको यूनिट्स में दिखाया गया है, मिलियन हेक्टेयर्स की। प्लॉट दिस ऑन ग्राफ प्रोवाइडेड, और ये जो आपको डिटेल दी गई है क्रॉप्स की, उसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ में दर्शाना है उसको। व्हाट डज द ग्राफ शो, और फिर बताना है कि आप ग्राफ से क्या प्राप्त कर रहे हैं या ग्राफ क्या दर्शाता है, और क्लास में आपको डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 1950 से 91 में कितने मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को कल्टीवेट किया गया था। तो 1950 से 91 में 129 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को कल्टीवेट किया गया था। 1990-91 में 157 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को कल्टीवेट किया गया था। और 2000 से 2001 के बीच में 156 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को कल्टीवेट किया गया था। उसी प्रकार से हम देखते चले गए तो 2014-15 में लगभग 155 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को कल्टीवेट किया गया है। तो ये जो डाटा हमें प्राप्त होता है, प्रोविजनल डाटा है, यानी कि हमें जो सरकारी डिपार्टमेंट से प्राप्त होता है, उसे हमने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है टेबल 1.1 के माध्यम से। और इसी डाटा को यहाँ पे नीचे ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि 1950 से 51 में, ये देखिए यहाँ हमने देखा था कि 1950 से 51 में 129 मिलियन जो है हेक्टेयर ज़मीन को कल्टीवेट किया गया था। और यहाँ पे जो है यही दिखाया गया है कि 1950 से 51 में ये 120 है, यहाँ थोड़ा और ऊपर जाके 129, यानी कि ये जो ग्राफ है आपका, ये दर्शा रहा है कि 1950 से 51 में आपका 129 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कल्टीवेट किया गया था। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि 2014-15 में कितनी ज़मीन कल्टीवेट की गई थी, तो 155 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कल्टीवेट की गई थी। और 2014-15 में आप देखें, ये 2014-15 का ये ग्राफ है आपका, ये वाला 140-160 के बीच में, ये 155 तक यहाँ जा रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये दिखा रहा है कि 2014-15 के बीच में लगभग आपका 155 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कल्टीवेट किया गया है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए 1950 से 51 में हम देखें, 1950 से 51 में 129 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कल्टीवेट की गई। 1990 से 91 में लगभग आपका जो ज़मीन कल्टी है 157, यानी कि 129 157, यानी कि कुछ ज़मीन ज़्यादा बढ़ी जिसको हमने कल्टीवेट किया। पहले थी 129 मिलियन हेक्टेयर, अब है 157, जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन को कल्टीवेट किया है। उसी प्रकार हम देखते चले गए तो आगे आने वाले जो ईयर्स हैं, 2000 से 2001, 2010 से 11, 2012 से 13, इनमें 157, यानी कि अब जो है ज़मीन का कल्टीवेशन घटा हुआ है। लेकिन अगर हम आगे देखें 2014-15 तक, तो हम यही देखते हैं कि ज़मीन का जो कल्टीवेशन एरिया है उसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। 155, 156 इतना ही है, इससे ज़्यादा ज़मीन का कल्टीवेशन एरिया नहीं बढ़ पाया है। यही हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे नीचे ये दिया गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपका कि क्या ये ज़रूरी है कि कल्टीवेशन एरिया जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। क्या जो कल्टीवेशन एरिया है इरिगेशन के अंडर आता है, यानी कि ऐसा कल्टीवेशन एरिया जिसमें हम सिंचाई करते हैं, या जो ज़मीनी एरिया जो सिंचाई में आता है या जितनी हम सिंचाई कर पाते हैं, तो क्या उस एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। और पूछा है कि हाँ, अगर बढ़ाने की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें जो सिंचाई होती है उसके लिए बहुत से माध्यम आ गए हैं सिंचाई के। जैसे आप ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं,
नहर आपके गांव के आसपास है, कैनाल, तो उसके माध्यम से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट पंप्स लगाए जा रहे हैं, सोलर पंप्स हैं, उनके माध्यम से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और हमारे इंडिया का जो एक कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो कल्टीवेटेड लैंड है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है रेनफॉल पे, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक वर्षा पे डिपेंड करता है कि जब वर्षा होगी तभी उसको मतलब तभी उसको पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या जो इरिगेशन के अंतर्गत एरिया आता है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें अधिक मात्रा में फसल की पैदावार करना है तो इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मानसूनी वर्षा पर ही डिपेंड रहेंगे तो क्या पता बारिश समय से होती है नहीं होती है। अगर समय से बारिश नहीं हुई तो उसमें हमारी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, अपने जो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं जैसे ट्यूबवेल्स हैं, इनके माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें जो एरिया है कल्टीवेशन के अंतर्गत, इरिगेशन के अंतर्गत, उसको हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। You have read about the crops grown in पालमपुर, यानी कि पालमपुर में जो क्रॉप्स का ग्रोथ होता है या जो ग्रो की जाती हैं फसलें, उनके बारे में हमने पढ़ा है। और fill in the following table based on information on the crops grown in your region। और इसमें ये बताया गया है कि नीचे जो आपको ये टेबल दी गई है, नेम ऑफ क्रॉप, मंथ सोन, मंथ हार्वेस्टेड एंड सोर्स ऑफ इरिगेशन, रेन टैंक्स, ट्यूबवेल, कैनाल्स, यानी कि आपके एरिया में जो फसल बोई जाती है और पालमपुर में जो फसल बोई जाती है उसको कंपेयर करते हुए आपको इस टेबल में लिखना है कि आपके एरिया में कौन सी फसल बोई जाती है। गेहूँ बोया जाता है, धान बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, तिल बोया जाता है, चना बोया जाता है, या क्या क्या बोया जाता है उसको आपको लिखना है। और वो फसलें किस महीने में बोई जाती हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है, किस महीने में काटी जाती हैं वो भी लिखना है। और आप सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, यानी कि सिंचाई के लिए आप किन सोर्सेस पे आप डिपेंड करते हैं। क्या आप वर्षा के पानी पे डिपेंड करते हैं, बारिश के पानी पे, या ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैनाल्स यानी कि नहरों का इस्तेमाल करते हैं, या टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस एक्टिविटी को करना चाहें तो हम देखिए यहाँ पे आपको मैं एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि जैसे आप व्हीट बोते हैं, ग्राम बोते हैं, या सरसों बोते हैं, धान बोते हैं, तो किस महीने में बोते हैं वो आप जान लीजिएगा। एक देखिए बता देता हूँ कि आप जो हमारा जो क्रॉप पैटर्न है मेनली वो आपका देखिए रबी फसल बो जाती है, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, और आपका ये बो जाता है जायद। ठीक है, ये 3 क्रॉप पैटर्न है। इसमें जो है रबी की फसल आपकी ठंडी के सीजन में बो जाती है, विंटर सीजन में बो जाती है लगभग अक्टूबर नवंबर में, फिर मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत आपका ये गेहूँ वगैरह आता है। खरीफ की फसल में आप ये आपका जून जुलाई के आसपास बोया जाता है, और आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि इसकी कटाई हो जाती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन में आप जो है ट्यूबवेल्स गाँव में आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वर्षा के पानी में लोग बहुत कम डिपेंड करते हैं क्योंकि वर्षा समय से नहीं हो पाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हमने देखा था कि मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से भी एक ही ज़मीन पे हम एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है और इसमें हमने मान लीजिए कि एक सीजन में रबी की फसल बो दी, जायद की फसल बो दी, और फिर हमने खरीफ की फसल भी बो दी इसमें। तो हम देखते हैं कि एक साल में हम लगभग 3 फसलों को इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। मतलब एक ही लैंड है आपका और उसमें आपने एक साल में एक से अधिक फसलों को उसमें उगाया है। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और जो दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का, वो है आपकी हायर यील्ड। यानी कि हायर यील्ड के लिए आपकी जो दूसरा तरीका है वो है मॉडर्न आपकी एग्रीकल्चर मेथड्स जो हैं, या आधुनिक तकनीकी हम जिनको बोलते हैं,
कृषि से संबंधित जो आधुनिक तकनीक है उनका इस्तेमाल करते हुए भी हम जो है अधिक से अधिक फसलों की पैदावार कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि यील्ड को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो यील्ड क्या होता है? यील्ड का जो मतलब होता है वो होता है उपज, यानी कि हम कहते हैं ना कि उपज कितनी है या पैदावार कितनी हुई, तो उसको हम यील्ड बोलते हैं। तो वही बताया गया कि यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। मतलब कि आपका कोई पीस ऑफ लैंड है, मान लीजिए कि ये आपका खेत है, ठीक है। अब इस खेत में आपने किसी सीजन में, मान लीजिए कि खरीफ का सीजन है, खरीफ के सीजन में जो आप लगभग जून जुलाई के आसपास होते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास काट लेते हैं, तो आपका ये एक सीजन हो जाता है। उसी प्रकार से रबी का सीजन होगा, जैसे रबी की फसल बोते हैं तो उसमें अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास हम काट लेते हैं। तो एक सीजन में आपने इस खेत से कितना पैदावार किया, मान लीजिए 100 कुंटल पैदावार किया आपने, तो जो आपने 100 कुंटल पैदावार किया ये आपकी उपज हो जाती है। इसी खेत से मान लीजिए आपने 200 कुंटल पैदा किया, या किसी किसी की पैदावार बहुत कम होती है, उसकी मान लीजिए 1 कुंटल पैदावार हुई, 2 कुंटल पैदावार हुई, तो ये जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, इसको हम यील्ड बोलते हैं। यानी कि यील्ड को मेजर किससे किया जाता है कि एक ही सीजन में किसी खेत से आपने कितनी पैदावार की है, वो आपका यील्ड होता है। टिल द मिड 1916 यानी कि 1960 के आसपास में द सीड्स यूज्ड इन इवोल्यूशन, टिल द मिड 1916 यानी कि 1960 के आसपास जो बीज हम इस्तेमाल करते थे कल्टीवेशन के लिए, वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। यानी कि 1960 के आसपास जो हम खेती के लिए बीजों का इस्तेमाल करते थे, वो हम मतलब ट्रेडिशनल बीज यूज करते थे, यानी कि जो हम खेत में उगाते थे उन्हीं में से हम कुछ बीज बचा करके बोने के लिए रख लेते थे, कुछ अपने घर के लिए रख लेते थे, और जो सरप्लस होता था, जो अधिक बच जाता था, उसको हम मार्केट में जा कर के बेच देते थे। तो ट्रेडिशनल सीड्स का मतलब क्या है कि उसी फसल से जो हमने बचाए थोड़े बहुत बीज बोने के लिए, उसको हमने बचा के रख लिया, उसको हम ट्रेडिशनल सीड्स बोलते थे। फिर यहाँ पे है कि ट्रेडिशनल सीड्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनमें इरिगेशन यानी कि पानी की जो ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। किसान जो होते थे वो गाय का गोबर जो है खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। और आगे हम देखते हैं कि ऑल दीज वर readily अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम। यानी कि ये गाय का गोबर है किसानों के पास जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता था, और ऐसे भी किसान मतलब जो फर्टिलाइजर्स परचेज नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, उनके लिए ये काऊ डंग जो है readily अवेलेबल हो जाता था, आसानी से उनको उपलब्ध हो जाता था। Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yield varieties of seeds। ग्रीन रिवोल्यूशन जब आपका 1960s के आसपास आया था तो उसमें हमने देखा था कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं, यानी कि ऐसे सीड्स जो अधिक उपज देते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब होता है ऐसे बीज जिनसे पैदावार अधिक होती है। तो 1960s में जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो उस समय जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था अधिक पैदावार करने के लिए, हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स। और आगे हम देखते हैं कि कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल सीड्स, यानी कि अगर हम जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन सिंगल प्लांट। यानी कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे उनमें हम देखें तो उनका जो प्रोडक्शन होता था, मतलब सिंगल प्लांट के प्रोडक्शन को देखें हम, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है सिंगल प्लांट्स में वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद आपके जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल सीड्स के एक प्लांट में जितना ग्रेन होता था, जितने दाने होते थे, उसकी अपेक्षा जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं उनके एक प्लांट में जो दाने हैं वो ज़्यादा है। यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो हैं उनकी पैदावार अधिक है,
और ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं उनकी पैदावार कम है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स promised to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. High-yielding variety seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. अब इसमें यह बताया गया है कि हमने इतना तो जान लिया कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं उनमें पैदावार अधिक होती है, उनकी उपज ज़्यादा होती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं उनको इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको पानी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ उनमें जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, वो अधिक मात्रा में चाहिए। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हायर यील्ड जो होता है यानी कि अधिक उपज संभव थी, यानी कि अधिक उपज जो है संभव थी। कब संभव थी? तभी संभव थी जब हम HIO हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग जब हम करें, सिंचाई के प्रॉपर साधन उपलब्ध हमारे पास में, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारी जो है पैदावार जो है अधिक हो जाती है। तो यानी इनका इस्तेमाल जब हम करेंगे या पहले किसान जो करते थे तो अधिक उपज के लिए इन्हीं चीज़ों पर वो डिपेंड रहते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे, इरिगेशन पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे और आपका पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो रोग वोग लग जाता है फसलों में, कीटाणु लग जाते हैं, उनको मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे पेस्टिसाइड बोला जाता है। और फर्टिलाइजर आपका जो खाद है, उर्वरक है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। और भारत में कौन से किसान थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया था? तो पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान थे उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल सबसे पहले किया था इंडिया में। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किसानों ने जो है ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया इरिगेशन के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया हाई यील्डिंग के लिए यानी कि अधिक उपज के लिए। सम ऑफ देम उनमें से कुछ ने बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर व्हिच मेड प्लोविंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर यानी कि कुछ किसानों ने जो है ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेशर खरीद लिया। अब इनके खरीदने से क्या हुआ कि जो खेत की जो प्लोविंग होती थी, जुताई होती थी और जो कतराई होती थी, थ्रेसिंग यानी कि थ्रेशर का इस्तेमाल करके जो कतराई होती थी वो आसान हो गई और जल्दी होने लगी। यानी कि अब जो कृषि से संबंधित कार्य होता था वो जल्दी होने लगा। मतलब कम समय में हम खेत भी जोत पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम जो है बैल लेकर के, हल लेकर के खेत जोतते थे जिसमें समय बहुत अधिक लग जाता था। अब जो है आधे 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा खेत तुरंत जो है जोत दिया जाता है और जब आपकी फसल पैदा होती है तो आपका तुरंत जो है कतर करके आप उसको घर पे ला सकते हैं। यानी कि अब जो है समय की बचत हो रही है ये जो नए आपके फार्मिंग मेथड्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए। दे वर रिवार्डेड विद हाई फील्ड्स ऑफ व्हीट। और जब उन्होंने ये नई फार्म मशीनरी का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर, थ्रेशर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इन सब का जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनकी उपज जो है अधिक होने लगी। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पालमपुर में हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल वैरायटी के जो सीड्स थे उनका जब इस्तेमाल किया जाता था तो जो गेहूं की पैदावार होती थी वो 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती थी। यानी कि 1 हेक्टेयर में केवल 1300 किलोग्राम यानी कि 13 कुंटल गेहूं ही पैदा होता था।
लेकिन जब उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया तो जो उनकी उपज थी वो लगभग 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर में 32 कुंटल लगभग उन्होंने पैदावार की। पहले कितना पैदा करते थे? 1 हेक्टेयर में लगभग 13 कुंटल पैदा करते थे, अब जो है लगभग 32 कुंटल पैदा करते हैं। यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो है इनकी वजह से पैदावार जो है ज़्यादा हो गई है। देयर वाज लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब जो क्या हुआ कि अधिक पैदावार हुई तो किसानों के पास में अधिक मात्रा में सरप्लस बच जाता है जिसको वो मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। अगली वीडियो में हम आपका जो लेट्स डिस्कस वाला है इसको हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।